अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद राशिद और आपके सामने 10th क्लास का 11वां चैप्टर लेकर आया हूँ, आर्यभट्ट और त्रिगना। ये भी एक मजमून है, लेकिन इसका ना कोई राइटर है ना कोई मुसन्निफ है। ठीक है, ये भी एक निबंध है, आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट आप तो नाम सुने होंगे, लेकिन त्रिगना जो वर्ड है इसका आप नाम नहीं सुने होंगे। त्रिगना हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या? त्रिगना का मतलब होता है तारे गिनना। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। इल्म नुजूम में उनको महारत हासिल थी। वो जो जीरो होता है, एक से पहले जीरो, उनका आविष्कार भी इन्होंने ही किया। दशमलव जो पॉइंट होता है उसका आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया है। पहले के लोग दुनिया में ये कहा करते थे कि दुनिया जो है वो चपटी है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि दुनिया चपटी नहीं बल्कि दुनिया गोल है। जिस तरीके से फुटबॉल या गेंद जो होता है गोल होता है, इसी तरीके से दुनिया भी उसी फुटबॉल की तरह गोल है, ये चपटी नहीं है। आज हम बैठे बैठे ये सोचते हैं कि आसमान में जो सूरज ग्रहण होते हैं, जो चांद ग्रहण होते हैं, वो क्यों होते हैं। लेकिन आर्यभट्ट जो है आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1500 साल पहले उन्होंने क्या किया, इस चीज का उन्होंने खोज किया और खोज करके हमारे सामने उस चीज को उजागर किया। तो चलिए सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में बतला दूं कि आर्यभट्ट जो है वो पैदाइश उनकी कब हुई, उनकी वफात कब हुई। देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में सही तौर पर तहकीक नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खोज किया, उसका रिसर्च किया, तो पता चला कि वो पटना के मगरिब गखोल में 476 ईस्वी को पैदा हुए और 564 में उनकी वफात हो गई। तो इस लेवल से उनकी उम्र कितना हुई? 88, यानी 88 साल उनकी उम्र हुई। यानी 476 में पैदा हुए और 564 में वफात पा गए, तो कितना हुआ? तकरीबन 12 साल हुए। यानी 88 साल तक वो क्या हुए? जिंदा रहे और 88 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में मसौढ़ी के नजदीक त्रिगना में तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया। ये पटना से 30 किलोमीटर, जुनूब बोले तो ईस्ट, 30 किलोमीटर में मसौढ़ी एक बहुत जगह मशहूर है, यह हमारे इलाके में है। तो मसौढ़ी जो है, मसौढ़ी का जो स्टेशन है, ठीक है, उन्होंने त्रिगना में क्या किया? त्रिगना में एक रिसर्च सेंटर कायम किया और वहीं पर उन्होंने एक तजुर्बा यानी रिसर्च शुरू कर दिया, तारों को गिनना, इसी तरीके से सैयारों की हरकत, सूरज ग्रहण क्यों लगता है, चांद ग्रहण क्यों लगता है, यूं कह लीजिए कि इक्लिप्स की जितनी भी कामें हैं, चाहे सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, दोनों कामों का उन्होंने रिसर्च उस पर उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, बहुत सारे उन्होंने तसनीफ की, लेकिन दो किताबें बहुत ही मशहूर है, एक आर्य सिद्धांत और एक तंत्र। ठीक है, ये दो किताबें क्या है? बहुत ही मशहूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। ठीक है, सूरज ग्रहण को सोलर इक्लिप्स भी कहते हैं और चांद ग्रहण को लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं। ठीक है, सूरज ग्रहण, इसको हिंदी में ग्रहण कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? ग्रहण, और हिंदी में ग्रहण। ठीक है, और इंग्लिश में सोलर इक्लिपर और चांद ग्रहण को लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो इन्होंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, जो हमारे जहनों में आता है कि सूरज ग्रहण क्यों होता है, चांद ग्रहण क्यों होता है, तो आपको सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। जब इस तस्वीर को देखेंगे, देखें यहाँ पे सन है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है। सारे लोग जानते हैं, साइंटिस्ट और साइंसदानों का कहना है कि सूरज अपनी जगह पर होती है और पृथ्वी जो होती है वो सूरज का क्या करती है? उसको चक्कर लगाती है, उसका क्या करती है? घूमती है। ठीक है, तो सूरज की किरणें जो जमीन पर पड़ती है, आपको पता होगा कि सूरज जो है उसका चक्कर पृथ्वी लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर कौन? चंद्रमा यानी चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट अर्थ पर यानी जमीन पर पड़ता है, पृथ्वी पर, तो उसमें कोई मुजाहमत नहीं है। लेकिन जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़े और ये जो चंद्रमा है ये घूमते रहती है, किसकी? पृथ्वी का ये चक्कर लगाती है, तो घूमते घूमते इसकी जो रोशनी होती है इसके बीच में ये टकरा जाती है।
इसके जब बीच में आती है तो दो तरीके से सूरज ग्रहण होता है। एक तो जुज़वी होता है और एक क्या होता है, कुल्ली होता है। जुज़वी मतलब ये है कि चक्कर लगाते लगाते वो सूरज की रोशनी जो जमीन पर यानी पृथ्वी पर पड़ रहा था उसके कुछ हिस्से पर आता है तो जुज़वी सूरज ग्रहण होता है। और अगर मुकम्मल तरीके से चांद उसके रोशनी के बीच में आ जाए, चंद्रमा, तो इसको कुल्ली सूरज ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आप इसका अपोजिट कीजिए। ठीक है, इसका अपोजिट इस तरीके से कीजिए कि इसका अपोजिट देखिए, इस तरीके से आप खाली चेंज कर दे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ हो गया, यहाँ पर मून हो। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो यहाँ पर मून, यहाँ पर अर्थ है। अभी मैं आपको बतलाया कि चांद की, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर जाती थी और बीच में चांद जो है वो चक्कर लगाने की वजह से चंद्रमा जो है इस पर सूरज ग्रहण होता था। ठीक है, इक्लिप्स होती थी। अब ये चांद जो है वो सूरज की चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते लगाते जब अर्थ की जो होती है इसके बीच में जब आ जाती है तो क्या होता है, फिर चांद जो होता है वो ग्रहण हो जाता है। ठीक है, ये चांद जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, और पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते जब इसके बीच में ये आ जाता है तो फिर क्या होता है, चांद ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना की जोग्राफी अहमियत, पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर दूरी पर मसौड़ी में है। तेलंगाना कहाँ पर है, पटना जो बिहार की राजधानी है उससे दक्षिण जानिब जो है 30 किलोमीटर दूरी पर ये तेलंगाना है। ठीक है, गया रेलवे स्टेशन जो है, गया रेलवे स्टेशन, गया से लेके पटना जो सारे ट्रेनें जाती है वो मसौड़ी से कोई नहीं जानता है, बल्कि सारे लोग जो है वो तेलंगाना की वजह से जानते हैं। और तेलंगाना की वजह से जानने की वजह क्या है, तेलंगाना की वजह से जानने की वजह यह है कि आपको मालूम होनी चाहिए कि 100 साल में एक मर्तबा सूरज ग्रहण होता है, बहुत ही खतरनाक। एक बार इक्लिप्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो 2009 में जब इक्लिप्स होने वाला था तो अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है नासा, ठीक है, और भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर जो हैं अमेरिका में हैं। तो नासा का एक तहकीकी इदारा है और वहां के एक डॉक्टर था, डॉक्टर जेम्स एंडरसन। ठीक है, उन्होंने 2009 में जो इक्लिप्स होने वाला था, सूरज ग्रहण यानी लोनर इक्लिप्स जो होने वाला था, तो उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और रिसर्च करते 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 उन्होंने लोगों को बतलाया कि सूरज ग्रहण जो होगा 2009 में, तो उन्होंने कहा कि उसको देखने का जो सबसे बेहतरीन मकाम है वो तेलंगाना है। कहाँ है, 21वीं सदी में जो 2009 में सूरज ग्रहण हुआ, उन्होंने उसको न्यूज़ों में इसी तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे टीवी पर फैला दिया कि सूरज ग्रहण अगर देखना है तो तेलंगाना एक ऐसा मकाम है जहां से बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। तो तेलंगाना जो आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट के नाम की वजह से जाने जाते थे, डॉक्टर एंडरसन जो है उन्होंने जब इस नाम को, तेलंगाना के वर्ड को जिक्र किया तो ये नाम क्या हुआ, और भी पॉपुलर हो गया, मशहूर हो गया। तो अब सारे लोग जो हैं वो तेलंगाना का रुख करने लगे। धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई और भी अमेरिका के दूसरे रिसर्च सेंटर में हैं वो भी पटना पहुंचने लगे, यानी तेलंगाना। और पोलैंड से एक टीम आई, पोलैंड से एक टीम आई रिसर्च सेंटर के लिए। उन्होंने नैनीताल और भी दिग्गज जगहों का उन्होंने जो रिसर्च सेंटर था सब के सब क्या हुए, वो तेलंगाना पहुंच गए और बहुत ही पॉपुलर था। मुझे भी थोड़ा बहुत याद है ये, क्योंकि हमारे घर से बिल्कुल करीब है। तो सारे लोग पहुंच गए। 21 जुलाई को सारे लोग मौजूद हो गए। 21 जुलाई को क्या हुए, सारे लोग जो 22 जुलाई को 5:29, ठीक है, और 58 सेकंड पर जो सूरज तुलू होने वाला था और उसमें जो ग्रहण लगने वाला था, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन आप हमेशा एक चीजें याद रखें कि कुदरत के खेल के आगे सारे इंसानों की ताकत बेबस हो जाती है। जब सारे लोग मौजूद थे, अपने आंखों पर एक चश्मा लगा रखे थे एक किस्म का, एक, क्योंकि उसकी जो रोशनी, जो शुआएं निकलती है ना, वो सूरज ग्रहण के वक्त अगर वो डायरेक्ट आपकी आंखों पर पड़े या हमारे आंखों पर पड़े तो इंसान के अंधा होने का भी खतरा है, उसकी रोशनी जा भी सकती है। ठीक है, तो सारे लोग चश्मा पहने हुए थे। तो अचानक बादल जो हुआ वो घंघोर हो गया, बादल बिल्कुल सियाह हो गया, ब्लैक हो गया।
और सारे लोग डर महसूस करने लगे। परिंदे अपने घोंसले में चले गए, दरिंदे डर कर अपने गुफाओं में चले गए, सारे लोग डर महसूस करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश होनी शुरू हुई और उसके बाद सूरज अपनी किरणें फैलाते हुए दुनिया में यानी पृथ्वी पर नमूदार हुई। ठीक है, और आप हमेशा याद रखें कि 100 सदी में यानी एक सदी में 100 साल के बाद एक बार इक्लिप्स का होना जरूरी होता है और यह हमेशा होते चला आ रहा है। उसके बाद आप हमेशा याद रखें कि हर साल यानी 100 साल के बाद एक बार सूरज ग्रहण होता है। ये मुकम्मल डिटेल था सूरज ग्रहण का, जो मैं आपको मुकम्मल तरीके से समझा दिया हूं। और अगर आपको दूसरी बार सूरज ग्रहण देखना है तो 134 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है हमें से कोई जिंदा ना रहे, क्योंकि दूसरी बार चांद ग्रहण 134 साल के बाद लगने वाला है। तो ये जो आर्यभट्ट का चैप्टर थे 11 चैप्टर मुकम्मल तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं। और चलिए सवाल और जवाब की तरफ देखिए। सबसे पहला सवाल है मारूजी सवालात। मारूजी सवालात क्या है? नंबर 1, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 आसाम। नंबर 1 में बिहार में पैदा हुए। ठीक है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ काम किया? गया, तेलंगाना, पटना, खगोल। तो उन्होंने कहाँ किया? तेलंगाना में किया। नंबर 3, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? नंबर 1 जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर या तारीख दौर। सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को चंद्रगुप्त मौर्य का जो दौर था वो सुनहरा दौर था। नंबर 4 आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस जमाने से था? तो गुप्त अहद से था। इसमें मुगलिया अहद, मौर्य अहद और ब्रिटिश दिया हुआ है, लेकिन गुप्त अहद से था। ठीक है। नंबर 5 आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आपको शुरू में मैं बतलाना भूल गया, पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस एक ऐसा साइंटिस्ट था जो आर्यभट्ट की किताबों से वो सबक लेता था और आर्यभट्ट जो है उनको नॉलेज दिया करते थे। मुख्तसर सवालात। नंबर 1 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। आप सिंपल सा लिख दीजिएगा कि सूरज ग्रहण क्यों पेश आता है और चांद ग्रहण क्यों आता है। अगर आपसे पूछा जाए सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, चांद ग्रहण, तो आप कह दीजिएगा कि सूरज की रोशनी जो अर्थ पर पड़ने वाली होती है, वो मून जो चक्कर लगाती है, चंद्रमा थोड़ा अगर आ जाए तो जुजवी कहते हैं, मुकम्मल आ जाए यानी उसके साये को रोक देने को, यानी जो अपनी असली साया होता है उसके साये को रोक देने को क्या कहते हैं? इसी को ग्रहण कहते हैं। नंबर 2 आर्यभट्ट की जाय पैदाइश और तारीख पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की जाय पैदाइश, जाय यानी किस जगह पैदा हुए। आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए थे? आपको बतलाया था कि वो खगोल में पैदा हुए, मगरिब के यानी पटना के मगरिब यानी पश्चिम में खगोल में पैदा हुए 476 को, 476 ईस्वी को पैदा हुए। नंबर 3 तेलंगाना का महल्ले वकू पर 5 जुमले लिखिए। तेलंगाना का महल्ले वकू लिख दीजिएगा कि आर्यभट्ट जो हैं वो तेलंगाना में अपना रिसर्च सेंटर कायम किए। उसके बाद वो वहीं से चंद्रमा को देखते थे, क्योंकि तेलंगाना के खुसूसियत है कि वहाँ बादल हमेशा साफ रहता है, वहाँ की सूरज की जो तमाजत है वो हमेशा कम से कम 43 रहता है। ठीक है, यानी 43% जो है वहाँ की तमाजत रहती है। ठीक है। नंबर 4 क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, सूरज जब ग्रहण हो जाए ना तो उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ना देखने की वजह यह है कि अगर आप देखेंगे तो आपकी रोशनी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर से ऐसी शुआएं निकलती है जो इंसान की आंखों को रोशनी छीन सकती है। नंबर 5 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। मैं आपको बतला दिया कि 2009 में जब सूरज ग्रहण हुआ था तो नासा जो अमेरिका का रिसर्च सेंटर है वहां का बहुत बड़े साइंटिस्ट है जेम्स एंडरसन, उन्होंने पूरी दुनिया में 2009 में होने वाले सूरज ग्रहण का उन्होंने चर्चा किया, और जो मकाम जो जगह उन्होंने बतलाया वो तेलंगाना था। ठीक है। तवील सवालात। नंबर 1 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर तफसीली रोशनी डालिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब यानी क्यों होते हैं। आपको शुरू में बतलाया था कि सूरज की रोशनी जो अर्थ पर पड़ती है यानी पृथ्वी पर, तो उसके बीच में जो चंद्रमा होता है वो चक्कर लगाते लगाते अगर उन दोनों के रोशनी के बीच में आ जाती है तब जाकर क्या होती है, तब जाकर इक्लिप्स
यानी ग्रहण होता है। और इसी तरीके से जब चांद की रोशनी पृथ्वी पर पड़ने वाली होती है और सूरज उसके बीच में आ जाए तब क्या होता है, तब भी जाकर इक्लिप्स यानी ग्रहण होता है। नंबर 2, आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायजा लीजिए। आर्यभट्ट के साइंसी तफसीर आप बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में पेश कर दीजिए कि आर्यभट्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इल्मे नुजूम के माहिर थे। उन्होंने चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और जितने भी सितारे सैयारों के बारे में था सबको उन्होंने नॉलेज लोगों तक पहुंचाया और लोगों को मुकम्मल तरीके से आज से 1500 साल पहले, आज तो हम 1500 साल के बाद हमारे जहनों में एक सवाल बनता है, लेकिन आर्यभट्ट आज से 1500 साल पहले इस चीज का उन्होंने इजाद किया, इस चीज पर रिसर्च किया और लोगों के सामने मुकम्मल तरीके से बतलाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।